प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान बीएसटी से एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटी से एग्ज़ाम से संबंधित शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? तो देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा कारक है जो कि संप्रेषण में बाधक है? तो ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक समानता, ऑप्शन 2 है अधिक दुश्चिंता, ऑप्शन 3 है स्पष्टता या फिर संक्षिप्तता। तो सही आंसर कौन सा होगा जो संप्रेषण में बाधक है? तो ये होगा अपनी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अधिक दुश्चिंता। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संप्रेषण में संक्षिप्तता और स्पष्टता बहुत ही सहायक होती है, लेकिन अधिक दुश्चिंता जो है यह संप्रेषण के अंदर एक प्रमुख बाधा है, जो कि किसी भी संदेश को पढ़ने या समझने में बाधा उत्पन्न करती है और इससे तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा में अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आपको शिक्षण अभिरुचि के संबंधित जो प्रश्न होते हैं यहाँ पर आपको एक शिक्षक के लेवल से सोचना होता है। ठीक है, तभी आप इन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक यानी कि अलग कर देंगे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, यानी कि आपको जो एक टीचर के रूप में जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसका प्रयोग करके आप बच्चों को सुधारेंगे, या फिर उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर सही होगा अपना ऑप्शन 4, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक नेता को होना चाहिए। तो देखिए एक नेता के जो गुण हैं किस प्रकार होने चाहिए? तो ऑप्शन 1 है गतिशील, ऑप्शन 2 है कठोर, ऑप्शन 3 है कंजूस या अस्पष्ट। तो एक नेता के जो गुण हैं किस प्रकार होने चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गतिशील। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए गतिशील जो गुण होता है, नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व में गतिशीलता होना आवश्यक है ताकि वह बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकें और समूह को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है। तो देखिए बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण कौन सा है? सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं के पास समय की अधिकता, महिलाओं की कमज़ोर शारीरिक क्षमता या महिला जनसंख्या में कमी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये होगा अपना ऑप्शन ए। ठीक है, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की जो भूमिका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन 1 है जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, ऑप्शन बी है भाषाई अभिव्यक्ति, ऑप्शन 3 है भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति, ऑप्शन 4 है विषय की समझ।
तो देखिए लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस प्रकार आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है कौन सा होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन सी, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मूल्यांकन केवल रटने पर नहीं होता है। ठीक है, सबसे बेहतर मूल्यांकन वह होता है जो जांचे कि छात्र ने अपने विचारों को कितनी तार्किक और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस विषय से संबंधित आपकी जितनी अच्छी समझ होगी उतना ही आप उस विषय के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि। तो विद्यालय मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन 1 है वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं, या फिर वे सामाजिक प्रगति के तरीके और समाधान साधन सुझाते हैं, और तीसरा ऑप्शन है वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, या फिर वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो देखिए साथियों यहाँ पर डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, पढ़ने के विकार से, या व्यक्तित्व विकार से। तो सही आंसर कौन सा होगा, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये है पढ़ने के विकार से। ठीक है, देखिए डिस्लेक्सिया एक अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे को अक्षरों को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्लेक्सिया। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्यचर्या में अभिरुचि विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए, बच्चों में सर्वांगीण विकास, यानी कि अलग अलग तरह से क्रियाएं करवाना जिससे बच्चों के अंदर अलग अलग रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, अलग अलग क्रियाओं के लिए उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर। तो देखिए एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर किस प्रकार व्यवहार करता है। तो ऑप्शन 1 है जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है, या त्रुटि होना नहीं मानता। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए एक प्रभावी नेता की जो टीम होती है उसमें टीम की त्रुटि होने पर किस प्रकार व्यवहार करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है और सफलता होने पर, ठीक है, अगर वो कार्य सही तरीके से संपन्न हो जाए तो उसकी जो सफलता का श्रेय है वो अपनी टीम को देता है। इससे क्या है कि उनका जो टीम के अंदर टीम वर्क है वो और भी मजबूत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। तो 1 है व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना, प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो। तो यहाँ पर भी एक अध्यापक प्रशंसा करने में कौन सी गलती कर सकता है।
तो ये है असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। ठीक है, जैसे कि अगर कोई प्रिय विद्यार्थी होता है और वो किसी सब्जेक्ट के अंदर, मान लीजिए किसी भी कार्य के अंदर असफल होता है, तो उस असफलता को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है कि उसकी जो सफलता होती है पिछले कार्यों की, उसको उसके साथ में जोड़ देता है। इससे असफलता संतुलित होती है। ठीक है, अवांछनीय प्रशंसा यानी कि झूठी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि, तो शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ कौन सा होगा? तो ऑप्शन 1 है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षण ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो देखिए, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन 1 है विकास, ऑप्शन 2 है परिपक्वता, ऑप्शन 3 है वृद्धि, ऑप्शन 4 है अधिगम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अधिगम कहा जाता है। देखिए, मनोविज्ञान में सीखने को अधिगम की परिभाषा ही यह है कि अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए। तो देखिए साथियों, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है संक्षिप्त, विनम्र, अनेकार्थक, संवेदनशील। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश जो है अनेकार्थक। अनेकार्थक का मतलब है कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए। जिस विषय से जुड़े आप संदेश दे रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको उसमें लिखना चाहिए। इससे आपका जो संदेश है वो और भी प्रभावी और संप्रेषण लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। नवीन, मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। तो नवीन, मौलिक और उपयुक्त विचारों को, कार्यों को उत्पन्न करने की जो योग्यता होती है वो किससे संबंधित होती है? अधिगम से, सृजनात्मकता से, नेतृत्व से, अनुमानी चिंतन से। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सृजनात्मकता से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ नया और मौलिक सोचने या बनाने की क्षमता को ही सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी। ठीक है, ज़रूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? तो देखिए, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों के बीच में जो रचनात्मकता होती है वो कैसे विकसित कर सकता है? तो इसके ऑप्शन 1 है किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, नए लक्ष्य निर्धारित करके, नई अध्ययनरत जानकारी देकर, या विचारोत्तेजक खेल खेलकर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4, विचारोत्तेजक खेल खेलकर। यानी कि अगर ऐसा कोई खेल होता है जिसे शिक्षणार्थियों के बीच में उसके प्रति जो है जानकारी भी बढ़े और रुचि भी पैदा हो। ठीक है, तो उसका जो संबंध है ये हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, विचारोत्तेजक से। अब देखिए, इसमें जैसे कोई खेल है
अब देखिए, जैसे कि अगर कोई एक पहेली होती है और उसे हम सोचते हैं, ठीक है, जैसे पहेली को हमें हल करना होता है, तो उससे हम क्या है कि उसमें दिमाग लगा करके सोचेंगे। तो इसी सोचने की जो क्षमता होती है, इसको क्या कहते हैं? विचारों उत्तेजक खेल, ठीक है। तो इसमें शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों के रचनात्मकता विकसित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। अब आपको अपने संप्रेषण को और प्रभावी बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन 1 है इसका, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे। ऑप्शन 2 है समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी है अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, या फिर जोर से बोलेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, संचार तभी प्रभावी होता है जब वह सुनने वाले की समझ के स्तर पर हो, और शिक्षक को पहले यह जानना चाहिए कि बच्चे का स्तर क्या है, ठीक है, तभी वह सही तरीके से समझा पाएगा। अब देखिए, जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आप एक पहली क्लास के बच्चे से अगर आप 10 का पहाड़ा सुनेंगे तो वो नहीं दे पाएगा, 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो भी वो नहीं सुना पाएगा। यानी कि आपको जिस तरह का जो बच्चा होता है, यानी कि एक स्टूडेंट होता है, उसका जो विकास होता है, उसके जो नॉलेज होती है, उसी हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आपका जो है क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट भाग लेंगे, ठीक है, अच्छे से उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता, विश्वसनीयता और वैधता, अस्पष्टता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता। तो सही आंसर कौन सा होगा? एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या है? तो विश्वसनीयता है, वैधता भी होनी चाहिए और निष्पक्षता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। कौशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कौशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है? समूह में आपसी विश्वास, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, समूह में हित में गतिविधि और समूह उदासीनता। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य होता है समूह में आपसी विश्वास। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर एक टीम वर्क के अंदर छोटी सी भी त्रुटि होती है तो उसका दोष जो है पूरी टीम पर न लगा करके अगर स्वयं पर लिया जाए, उससे क्या है, टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि इन्होंने हमें दोष न दे करके स्वयं पर लिया था, ठीक है। तो उससे क्या है, उत्साह पैदा होता है, टीम वर्क को अच्छे से कार्य करने का उत्साह पैदा होता है। इसी को क्या कहते हैं? कौशल नेतृत्व, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन 1, समूह में आपसी विश्वास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है पड़ोसियों द्वारा, अध्यापक द्वारा, समाज द्वारा या फिर अभिभावकों द्वारा। तो देखिए, बालकों में किसी भी व्यवसाय के जो प्रति पूर्ण धारणा का जो विकास होता है, ये कहाँ से होता है? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? अभिभावक द्वारा। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है और विद्यालय जाएगा तो मात्र कितने घंटे जाएगा? 6 घंटे के लिए विद्यालय के अंदर जाएगा। अब 6 घंटे में वो क्या सीखेगा? सिर्फ स्टडी से रिलेटेड। लेकिन बच्चे के, स्टूडेंट के अंदर जो संस्कार हैं, ठीक है, बोलने की क्षमता और एक दूसरे से व्यवहारिक तरीके से बात करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो अपने अभिभावकों से, ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है और अपने अभिभावकों के सामने गाली गलौज करके बातचीत करता है और अभिभावक उससे कुछ नहीं कहते हैं, तो उसके अंदर क्या है, वैसे ही अभिक्षमता विकसित होगी, ठीक है। और जब कोई
सिंसियरली तरीके से बातचीत करता है और कुछ भी अपशब्द कहने पर उसके अभिभावक उसे टोकते हैं, तो उसमें के अंदर क्या है, सही तरीके से गुणों का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी मूल्यांकन विधि हैं जो पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिनिष्ठ हो सकती हैं। ऑप्शन 1 है इकाई परीक्षण, ऑप्शन 2 है अवलोकन, ऑप्शन 3 है सूची या उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए अवलोकन क्या है, तो देखिए अवलोकन में शिक्षक की निजी राय शामिल हो सकती है जिससे पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है, जब लिखित परीक्षाओं में यह कम होता है। अब देखिए जैसे आपका कोई मौखिक टेस्ट लेता है और आप उसमें से अगर कोई सामने वाला टीचर है और आपसे कुछ सवाल करता है और आप उससे रिलेटेड सिर्फ कुछ ही शब्द बोल पाते हैं, तो बाकी जो शब्द हैं उसके अंदर जो शिक्षक है अपने स्तर पर समझेगा कि इसने सही जवाब दिया है। तो इसके अंदर क्या है कि शिक्षक की निजी भावना सम्मिलित है। और वही अगर उसका उल्टा लिखित परीक्षा होती है और उसमें अगर आपकी समझ का उसके अंदर आपकी जो विचार पूछे जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आपके अंदर जो जितना अच्छा अभिक्षमता होगी आप उतना ही अच्छा जवाब दे पाएंगे। इसमें क्या है, शिक्षक अपनी निजी भावनाएं सम्मिलित नहीं कर सकता है, आप जो लिखेंगे वह वही पढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे कहते हैं लिखित। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा प्रभावशाली होगा विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना, गृह कार्य देना, सहयोग पर पुस्तकें बताना, समूह खेलों का आयोजन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। बाकी देखिए इस क्लास के अंदर हमने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान बीएसटी एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।